हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण चैप्टर है। इस चैप्टर में देखा जाए आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने माइंड का इस्तेमाल करना है वो किस लिए, लर्निंग के लिए। ठीक है जी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड होने वाले हैं इस चैप्टर में। ये एक लौता चैप्टर है आपके सिलेबस का जिसमें आपने देखा जाए तो आपको जो लर्निंग पावर है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और आपको बहुत ही ईजी से आपके सभी सम्स आराम से बहुत ही इजीली सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। अब देखिए, अगर हम बात करें, अभी तक आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सुना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने दो तरीके की कंपनी की पढ़ी हुई है ना, जितना आपको पता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक कॉर्पोरेट एंटिटीज की होती है, और एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कॉर्पोरेट एंटिटीज की और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की। अब देखिए, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें आपने देखा आपने क्या क्या बनाना सीखा वहां पर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, और नंबर 4 बैलेंस शीट। ठीक है। ये हमारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में हम लोग पढ़े हमने। ये +1 में कह लो या फिर उसके बाद आपने पढ़ा कहीं ना कहीं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अब यहां पर कॉर्पोरेट एंटिटीज में अगर आप देखोगे, कॉर्पोरेट एंटिटीज की अगर हम बात करें, अगर हम कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करें, तो अगर आपको पता हो, जो कंपनीज हैं, अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज करें, सबसे पहले अगर हम बात करें बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनीज। नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनीज। नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। नंबर 4 अदर कंपनीज। ठीक है जी। अदर कंपनीज। अब देखो, अगर आप ये चीज ध्यान दोगे कि ये जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं, इनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती हैं, बैंकिंग कंपनी को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, किस अकॉर्डिंगली बनानी है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। चाहे वो रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो। इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, उनको भी जो इंश्योरेंस कंपनीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, उनको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लस जो इंश्योरेंस एक्ट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली बनानी होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बनानी है। ठीक है। और अदर कंपनीज जो होती हैं, अदर कंपनीज जो होती हैं, इनको, इनके अलावा जो 3 कैटेगरीज हैं,
इनके अलावा जो भी कंपनीज होगी, इनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो किन के अकॉर्डिंगली बनानी है? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली इन्हें बैलेंस शीट, ओ सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी आगे। क्या कहते हैं जी, सेक्शन जो सेक्शन 129 जो है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 states that board of director of the companies board of director of the company lays the financial statement in the AGM, that is annual जनरल मीटिंग। ठीक है जी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले डाउन करते हैं, लेस करते हैं, रखते हैं एजीएम में। ठीक है जी, सेक्शन 129 जो है कंपनीज एक्ट का कहता है, ठीक है, कि एजीएम में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेश करेंगे, रखेंगे। ठीक है। नंबर टू, अगर हम बात करें, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये इसमें क्या क्या इंक्लूड है और इसका क्या सेक्शन है? कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 इंक्लूड्स, कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड है। अगर हम बात करें एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, तो सबसे पहले आ जाता है जी हमारा बैलेंस शीट। नंबर टू आ जाता है जी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर थ्री आ जाता है जी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर फोर आ जाता है जी हमारा चेंजेस इन इक्विटी। और नंबर फाइव आ जाता है जी इसके रिलेटेड, जो भी इन चारों चीजों के रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इंक्लूड होता है। बट आपको पता है हमारे सिलेबस में सिर्फ पहली दो चीज़ें हैं, सॉरी, ठीक है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, वो हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या आता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बैलेंस शीट, दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे नंबर पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथे नंबर पे चेंजेस इन इक्विटी, पांचवें नंबर पे नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है जी। अब अगर हम आगे बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें नंबर थ्री, रिक्वायरमेंट क्या है जी
किस वजह से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, एक तो आपको पता है जो सबसे मेन पर्पस होता है, टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन टू द फाइनेंशियल, sorry, to give true and fair view of uh, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। ट्रू और फेयर व्यू, सॉरी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक रेगुलर लाइन होती है ना, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वो एक्चुअली में दिमाग में चल रही थी, तो वो मैंने राइट डाउन कर दी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का हमारा मेन पर्पस क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना एक कंपनी की जो पोजीशन होती है। जैसे कि आपको पता है, अभी हमने बात करी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड है। नंबर वन इंक्लूड है हमारी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट किस लिए होती है? टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑन द पर्टिकुलर डेट। एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑन पर्टिकुलर डेट, है ना। तो इससे हमारे को क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाता है इस एक कंपनी का। नंबर दो, हम लोग क्या बनाते हैं जी? पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट किस लिए बनाते हैं? टू असरटेन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है जी। तो एक्चुअली में इन दोनों चीजों की मदद से हमें क्या मिल जाता है? हमें एक ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाता है कंपनी का, कि एक्चुअली में इनकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इनमें इन्होंने पर्टिकुलर पीरियड के दौरान क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस हुआ। ठीक है जी। चलिए, ये हो गया जी। आगे थोड़ा सा और काम करते हैं, ठीक है जी, और थोड़ी मेहनत करवाते हैं आप लोगों को। नंबर 4। अब देखिए, कोई भी अगर हम कंपनी की बात करें, कोई भी कंपनी है अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग दो चीज़ें बनाते हैं। अगर मेनली अगर बात करें, इस चैप्टर की बात करें, तो बैलेंस शीट बनाते हैं एक। बैलेंस शीट जो है, एक बैलेंस शीट और एक पी एंड एल। ठीक है। ये बैलेंस शीट और जो पी एंड एल हम लोग बनाते हैं, दोनों कंपनीज एक्ट के पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, होती हैं हमारी। पार्ट 1, और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट जो है वो शेड्यूल शेड्यूल 3 और पी एंड एल हमारा पार्ट 2 शेड्यूल 3। ठीक है। शेड्यूल हमारा सेम होता है 3। पार्ट 1 में बैलेंस शीट होती है, पार्ट 2 में पी एंड एल होता है। ठीक है जी। पार्ट 1 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और लास्ट अगर हम बात करें, फाइनल अगर हम बात करें, सेक्शन हमारा जो कंपनीज एक्ट का 133 है, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये हमें क्या कहता है कि एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कंप्लायंस करनी पड़ेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो एक चीज आपको पता लग गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कॉर्पोरेट एंटिटी है वो किसके अकॉर्डिंग बनाएगी, स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाएगी। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 पी एंड एल। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा इंक्लूड हो जाएगा नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 पी एंड एल, नंबर 3 कैश फ्लो, नंबर 4 चेंजेस इन इक्विटी, नंबर 5 नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, ये इंक्लूड्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस करनी है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, धीरे धीरे आते हैं अब फाइनली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि अगर एक कंपनी की, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें पूछी जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में। एक एक हमारा होगा क्या, बैलेंस शीट, दूसरा कैश फ्लो। अब एक्चुअली में अगर मैं पहले आपको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की याद दिलाता हूँ, पहले जो अपने पढ़ा हुआ है, पहले बैलेंस शीट की बात करते हैं। ठीक है, जो अपने पुरानी बैलेंस शीट पड़ी हुई है किसी न किसी स्टेज पर, कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, आपने पढ़ रखी है। ये लेफ्ट साइड हमारी लाइबिलिटीज होती थी, राइट साइड हमारी एसेट हुआ करती थी। अब लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या होता था जी, कैपिटल होती थी। नंबर 2, अगर कोई रिजर्व्स वगैरह है, पी एंड एल का बैलेंस है, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिख देता हूँ, रिजर्व्स। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ जाया करती थी। ठीक है जी। देन उसके बाद हमारी करंट लाइबिलिटी आ जाया करती थी। ठीक है। और इधर एसेट साइड क्या आ जाया करती थी, फिक्स एसेट्स। इसमें आप टेंजिबल, फर्स्ट टेंजिबल देन इंटेंजिबल हो गई। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ गई जी। ठीक है। देन उसके बाद आपका आ गया करंट एसेट्स। ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो जाया करती थी। ठीक है। अब ये जो बैलेंस शीट है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो बैलेंस शीट है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। वो कैसे, देखिए जरा। अब इसको हमें इस तरीके से लर्न करना होगा पहले। ठीक है जी। अब लर्निंग फॉर्मेट क्या है आपका, सबसे पहले हमारी हेडिंग आ जाती है जी इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, फिर हम धीरे धीरे जब सम्स करेंगे प्रैक्टिस आपका, ठीक है, होल्ड बनता जाएगा फिर। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या आ गया जी, इक्विटी एंड लायबिलिटी आ गई। ये लायबिलिटी साइड हो गया सारा, उसकी हेडिंग हो गई इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा जी, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। तो सेम ही चल रहा है, पहले शेयर कैपिटल, कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। ठीक है जी। इसकी डिटेल पढ़ते हैं अभी हम। देन
मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, हमने कोई मनी रिसीव करी है शेयर वारंट्स के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो आ जाएगी सी पार्ट में। ठीक है जी, ये हो गया पहले पार्ट में, शेयर होल्डर फंड्स कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट में क्या क्या हो गया, नंबर वन शेयर कैपिटल, नंबर टू रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर थ्री जो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है जी, शेयर वारंट्स के अगेंस्ट हमने कोई पैसा रिसीव किया है वो आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा जी हमारा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है जी, ये क्या चीज़ है जी, कोई हमने कंपनी ने शेयर इशू किया हुआ है, कंपनी ने शेयर इशू किए हुए हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्टस जा चुका है, ठीक है, इशू के पैसे लोगों से आ गए हैं, ठीक है, लोगों से पैसे आ गए हैं, बट अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, उन्हें शेयर अलॉट अभी नहीं किया, तो उसका जो लायबिलिटी के पैसा आया हुआ है जो, वो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड नंबर पे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है जी, जो एप्लीकेशन मनी आ चुकी है बट अलॉटमेंट अभी बाकी है। नंबर टू, नंबर थ्री पे आपकी आ गई जी क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में वैसे क्या क्या होता है जी, लोन्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे बैंक के चाहे वो अदर, ठीक है, तो उसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है या अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। तो यहाँ पर किस तरीके से देखिए जरा फटाफट, सबसे पहले ए पार्ट में क्या हो गया जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या हो गया जी, डिबेंचर हो गए, बैंक लोन हो गया, अदर लोन्स हो गए लॉन्ग टर्म वाले। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स क्या होता है, ये आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में जब अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का पता लग जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी, तो ये आ गया जी सबसे पहले तीसरे नंबर पे नॉन करंट लायबिलिटी में, नंबर वन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गई, देन फिर आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया, फिर तीसरे नंबर पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, चौथे नंबर पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गई। ठीक है जी, ये चीज़ें तो हमें पहले तीन तो पता ही थी, अदर तो आपको पता ही है, जो कोई चीज कोई भी चीज़, कोई भी एसेट्स या कोई भी लायबिलिटी स्पेसिफिक एरिया में नहीं आ रही तो फिर अदर एक कॉर्नर तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले आपका नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई, देन अदर, और लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी, करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ गया जी, आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ गई, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ गई, ट्रेड पेबल आ गई, ठीक है, ट्रेड पेबल आ गए। उसके बाद अब ट्रेड पेबल में देखिए आपने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। ट्रेड पेबल में टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, और इसके अलावा अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज वाले हो गए। देन अदर करंट लायबिलिटी हो गई जी तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गई, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के चार चीज़ें हो गई ये इसमें करंट लायबिलिटी में। पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वगैरह हो गई, फिर आपकी ट्रेड पेबल्स हो गए, फिर आपके अदर करंट लायबिलिटी हो गई, देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गई। ठीक है जी, तो ये आपका टोटल ऑफ ए आ गया देखा जाए तो, टोटल ऑफ ए मीन्स लायबिलिटी। ठीक है जी, तो चलिए अब इसको याद कर लेते हैं दोबारा इसको, है ना, इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब इसका तरीका क्या है जी, रिकॉल करने का, जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले क्या हुआ करता था, कुल मिला के आपके पास देखा जाए कितनी हेडिंग आई है आपकी, नंबर वन शेयर होल्डर फंड्स आया जी, नंबर वन शेयर होल्डर फंड,
नंबर 2 आपका क्या आया, जो एक्चुअली सम्स में नहीं आएगा ये, ठीक है। नंबर 2 में आपका आ जाएगा मनी रिसीव अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है जी, जो पैसा रिसीव हुआ है अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट। नंबर 3 नॉन करंट लाइबिलिटीज, नंबर 4 करंट लाइबिलिटीज, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम चलें शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या था जी, शेयर कैपिटल, ठीक है जी। नंबर 2 पे क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस, और नंबर 3 पे क्या था, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स पे कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें, पहली शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। अब इसमें कुछ है नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज में आगे 4 चीज़ें थी, ठीक है, 4 सब हेडिंग थी। पहली पहली क्या थी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे क्या थी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर नंबर 2 पे क्या थी हमारी, डेफर टैक्स लायबिलिटी। डेफर टैक्स कौन से वाला, क्रेडिट। डेफर टैक्स डेबिट जो होगा वो एसेट हो जाएगी, क्रेडिट क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। और चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा किसमें, नॉन करंट लायबिलिटी में आ गया। अब आते हैं जी करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में हमारा सबसे पहले नंबर पे था शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है जी। देन फिर हमारा दूसरे नंबर पे था ट्रेड पेबल, ठीक है। नंबर 3 पे था अदर करंट लायबिलिटी, और देन लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है जी। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन कौन सी हो जाएंगी, ठीक है, इसकी अब हर चीज़ की डिटेल में अभी पढ़ेंगे हम एनेक्सर में से, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, सर सिर्फ अभी हेडिंग हेडिंग लर्न करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो जाएगा, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। एसेट्स को इन्होंने सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कौन कौन सी, नॉन करंट एसेट्स, देन फिर आपको करंट एसेट्स, ठीक है जी। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब आगे जो है ये कैसे कैसे, ध्यान से सुनिएगा, इसको बांटा इन्होंने, ठीक है। नॉन करंट एसेट में पहले ए कैटेगरी आ गई आपकी, ठीक है। ए कैटेगरी आ गई, ए को आप क्या नाम दे दीजिए,
एक ही आप हेडिंग दे सकते हैं पीपीई एंड इंटेंजिबल्स, एक ही आप हेडिंग दे सकते हैं यहां पर इस तरीके से, पीपीई एंड इंटेंजिबल्स। ठीक है, अब पीपीई में सबसे पहले क्या गया, पीपीई आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो टेंजिबल एसेट्स जिसको बोलते हो, यहाँ पर आपको पता है एस 10 के अकॉर्डिंग उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, दूसरे नंबर पे इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में क्या आ गई, सारी की सारी एसेट्स कौन सी वाली आ गई, टेंजिबल आ गई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट्स, है ना, ये सारी एसेट्स जो हैं वो किस में आ गई, आपकी टेंजिबल एसेट्स में आ गई। देन इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आ गया जी, आपका गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस। ठीक है, ये सब चीजें आपकी आ गई इंटेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स में आ गई। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया, आप कह सकते हो टेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, और ये आ गया चौथे नंबर पे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, मतलब जो कह सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन ही हो गया ये भी। ठीक है, जो अभी अंडर डेवलपमेंट में है। अब इसकी आप डिटेल जब आप AS 26 पढ़ोगे इंटेंजिबल एसेट्स का, ठीक है, तो डेवलपमेंट फेस, रिसर्च फेस, इससे आपको पता लग जाएगा कि इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, कैसे हुई ये डेवलपमेंट फेस वाली। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या हो गया, पीपीई इन इंटेंजिबल एसेट्स, पीपीई इन इंटेंजिबल एसेट्स में चार हो गए जी। ठीक है, पहला पहला आपका टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अंडर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन, चौथा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद आपका आ गया, ये आपका ए पोर्शन खत्म हो गया जी। देन अब आपका आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, देन आपका तीसरे नंबर पे डेफर टैक्स एसेट आ गया, डेबिट। अब यहां पर कह सकते हो डेफर टैक्स का डेबिट बैलेंस। और ये डी पॉइंट आ गया आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस ये कौन से हैं, जो हमने लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है जी, जो पैसा मतलब हमने लोगों से लेना है, आप ये भी बोल सकते हो। देन फिर इसके अलावा चौथे नंबर पे आ गई अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके अलावा कोई अगर नॉन करंट एसेट्स हैं वो आ जाएंगी। ठीक, फिर आ जाते हैं जी, मतलब कुल मिला के कितनी हो गई जी, 5 कैटेगरीज हो गई नॉन करंट एसेट्स में। पहली पीपीई एंड इंटेंजिबल्स, पीपीई एंड इंटेंजिबल्स, दूसरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरी डेफर टैक्स एसेट्स, चौथी लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, पांचवी अदर, अदर अदर नॉन करंट एसेट्स। चलिए अब आते हैं जी करंट एसेट्स पे। ठीक है जी, अब अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आ गया जी, सबसे पहले नंबर पे करंट इन्वेस्टमेंट आ गई, फिर इन्वेंट्रीज आ गई, देन ट्रेड रिसीवेबल आ गए जी। ठीक है, फिर कैश एंड कैश इक्वलेंट आ गया। ठीक है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने लोगों को दे रखे हैं, और इसके अलावा अदर करंट एसेट्स आ जाएगी हमारी यहाँ पर, किस में, एसेट्स आए करंट एसेट्स में। ठीक है, तो दीजिए ये हमारी हो गई बैलेंस शीट। अब मैं इसको फटाफट सम अप करके आपको पूरा का पूरा याद करवाता हूँ लिखवा के, चलिए
फटाफट मेरे साथ आ जाइए। ठीक है जी। बैलेंस शीट ऑफ, मान लीजिए ये क्या है, बैलेंस शीट है एक कंपनी की, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है जी। अब इससे आपको एटलीस्ट क्या हो जाएगा, एक बार रिमाइंड हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे को याद करना है मेरे साथ। अब आपको अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या था बच्चों, साथ साथ बोलते रहिएगा मेरे, शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है जी। सबसे पहले क्या था जी, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या था जी, ए पार्ट में क्या था, शेयर कैपिटल। ठीक है जी। नंबर टू क्या था जी, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी। और सी पार्ट में क्या था, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है जी। और इसका सेकंड पॉइंट क्या था जी, सेकंड पार्ट, मनी रिसीव अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट। मनी रिसीव्ड या एप्लीकेशन मनी रिसीव अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है जी। जिसके अगेंस्ट अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, बकाया है। ठीक। नंबर थ्री आ जाइए। नंबर थ्री हमारी क्या थी, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमने क्या पढ़ा जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है। उसके बाद डेफर्ड टैक्स, कौन सा, क्रेडिट है, इसको चलिए ज़्यादा शॉर्ट नहीं करते, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट। ठीक। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट नंबर थ्री। ये हमारा आ गया अदर करंट अदर लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और चौथे नंबर पे आ गया जी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गया, ये हो गया जी आपकी नंबर थ्री करंट नॉन करंट। अब उसके बाद करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। तो इसी तरीके से करंट लाइबिलिटी भी आ जाएगी हमारी। करंट लाइबिलिटी में क्या था जी, चार चीज़ें थी, है ना। सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा आ गया जो ट्रेड पेबल्स थे। ठीक है। करंट लाइबिलिटी हमारे थे, सॉरी अपना ट्रेड पे, हाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ गए। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। फिर हमारे आ गए जी ट्रेड पेबल आ गए। ट्रेड पेबल दो कैटेगरी के थे। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ गई हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। और चौथे नंबर पे हमारी आ गई शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ गई। ठीक है जी। तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड पूरी हो गई। अब आते हैं जी एसेट साइड। इसमें क्या आ गया जी एसेट साइड में,
एसेट में क्या क्या आ गया जी? सबसे पहले नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में क्या क्या था जी हमारे पास? सबसे पहले मैंने आपको बताया ए कैटेगरी में पीपीई एंड इंटेंजिबल्स, है ना। अब पीपीई एंड इंटेंजिबल्स में चार कैटेगरी थी। पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी। और बी पर था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ गया डेफर्ड टैक्स डेबिट आ गया जी। ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका आ गया अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी। चौथे नंबर पे अदर नॉन करंट एसेट्स आ गया जी आपका। ठीक है। सॉरी, एक रह गया लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस रह गया जी बस आपका। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। और नंबर 5 हो गया आपका अदर। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया जी नॉन करंट एसेट्स। देन बस लास्ट आपका आ गया जी करंट एसेट्स। ठीक है जी। अब करंट एसेट्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो लर्निंग का कोई इतना रोल नहीं है। ठीक है जी। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आ गई जी? पहले करंट इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी, फिर देन इन्वेंट्रीज आ गई, ठीक है, फिर आपके ट्रेड रिसीवेबल आ गए, देन फिर आपके कैश एंड कैश इक्वलेंट आ गए, ठीक है, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन अदर करंट एसेट्स आ गए। ठीक है जी। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया जी। ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसके कुछ जो चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ने वाली हैं वो नोट डाउन साथ साथ करते जाइएगा। हम्म। अब देखिए जैसे कि शेयर कैपिटल है, ये आपका अनेक्सर है। इसमें सारा कुछ रेलिवेंट नहीं है, जो जो रेलिवेंट होगा मैं आपको हल्का सा एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल आ गया जी। शेयर कैपिटल में हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है? देखिए यहाँ पर क्या क्या है आपको पता है। सीक्वेंस क्या होता था शेयर कैपिटल का, अगर आपको याद हो तो? ठीक है, शेयर कैपिटल आपने चैप्टर किया हुआ है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, रिजर्व कैपिटल। ठीक है। तो नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर ऑथराइज्ड, ठीक है जी, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, ठीक है, नॉट फुली पेड अप। ठीक है। फेस वैल्यू क्या है? रिकंसिलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द रिपोर्टिंग एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है जी। राइट शेयर कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, रिस्ट्रिक्टेड कोई रिस्ट्रिक्शंस है किसी क्लास की तो वो भी बतानी है आपको। ठीक है। उसके बाद आपको ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये पॉइंट जो नोट करने वाला होगा मैं आपको स्टार डालता जाऊंगा, वो आप नोट डाउन करते जाना। ठीक है। शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। ठीक है जी। अगर 5% से ज़्यादा किसी पर्सन के पास शेयर हैं तो उसका, ठीक है, हमें नोट जरूर देना है। ठीक है जी। हम्म। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। शेयर रिसीव्ड फॉर इशू अंडर द ऑप्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट और कमिटमेंट्स फॉर द सेल ऑफ शेयर्स और डिस इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग टर्म्स एंड अमाउंट। ठीक है जी। ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए अब रिजर्व एंड सरप्लस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी।
अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले क्या आ गया जी, आपका कैपिटल प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिजर्व आ गया। उसके बाद सीआरआर आ गया जी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स। ठीक है जी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपको पता है ये क्या है, क्रिएट होते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से और बायबैक ऑफ शेयर से। ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है किस लिए होता है, फॉर द पर्पस ऑफ बोनस, इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है। देन सिक्योरिटी प्रीमियम है, देन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है। ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं। ठीक है। और शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है। जैसे कि आपको पता है ईसॉप में जब कंपनी पैसा जो एक काइंड ऑफ एक्सपेंसेस क्रिएट करती है, प्रोविजन क्रिएट करती है, तो वो प्रोविजन जो है कहाँ पर आ जाती है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा कोई और रिजर्व से वो आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा पी एंड एल का बैलेंस। ठीक है जी। पी एंड एल और अप्रोप्रिएशन का कोई बैलेंस है वो आ जाएगा जी, जो क्या है अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है जी। ये आ गया जी आपका क्या, ये आपका क्या आ गया जी, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या क्या आ गया जी, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व अगर कोई है, रिवॉल्यूशन रिजर्व है, कोई शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आ जाएगा, और पी एंड एल का बैलेंस। अब आते हैं जी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या इंक्लूड्स। हमने पढ़ा जी नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले पढ़ा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आ गया जी, सबसे पहले नंबर पे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आ गए, टर्म लोन आ गए, कौन से, जो बैंक से लिए हैं या फिर किसी और पार्टी से लिए हैं। ठीक है जी। लोन आ गए, टर्म लोन बैंक से लिए हैं या फिर किसी अदर पार्टी से लिए हैं। ठीक है। उसके बाद डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी आ गया जी। ठीक है जी। डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी ये कौन सी होती है जी, कोई लाइबिलिटी है जो क्या है डेफर कर डिले कर दी गई है। ठीक है। फ्यूचर में पे करनी है। ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट्स हैं, कोई हमने पब्लिक से कोई डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा फंड्स रेज कर रखा है वो आ गया। ठीक है जी। उसके बाद कोई लोन एंड एडवांसेस रिलेटेड पार्टी से हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज। अब क्या होता है आपको पता है, जब हम AS 19 पढ़ेंगे तो हम लोग AS 19 में लीज पे जिस पर्सन ने एसेट ली है और जिस पर्सन ने दी है उसके रिगार्डिंग हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। तो उस लीज की वैल्यूएशन वैल्यूएशन सिखाएगा हमें AS 19। अब उस लीज की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर हम लेसी के बुक्स में देखें तो लेसी के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, मान लीजिए लीज प्रेमाइसिस है, बिल्डिंग है, तो वो एंट्री डालेगा लीज होल्ड प्रीमाइसिस अकाउंट डेबिट टू लेसर। ठीक है जी। तो लेसर की बुक्स में क्या आ जाएगा, सॉरी लेसी की बुक्स में लेसर एज ए लाइबिलिटी आ जाएगी, कौन सी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि लीज जो है वो लॉन्ग टर्म है ना होती है, तो इसलिए ये आ जाएगी हमारी लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस। ठीक है। और इसके अलावा कोई अदर लोन्स एंड एडवांसेस है वो आ जाएगा। और बोरिंग्स कोई और है अनसिक्योर्ड नेचर की, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों को हमें अलग करना है। मान लीजिए लोन दे रखा है, ठीक है, लोन लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, उसमें लोन्स दे रखे हैं। ठीक है। 2 लाख के, उन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपए क्या है, सिक्योर्ड है, बाकी 50,000 अनसिक्योर्ड है। तो अब आपको क्या है, अलग से स्पेसिफाई करना है लोन, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। उसके अलावा क्या करें जी, वेयर लोन हैव बीन ग्रांटेड ग्रांटेड बाय डायरेक्टर और अदर्स। ठीक है जी।
लोन अगर ग्रांट किया है, सॉरी ग्रांटेड, नॉट ग्रांटेड, सॉरी, गारंटेड बाय directors or others, the aggregate amount of such loan under each head shall be disclosed. कहते हैं जो गारंटी, अगर किसी लोन की जो गारंटी जो है वो दे रखी है, किसने, वो दे रखी है हमारे किसी डायरेक्टर ने, तो उसके बारे में भी हमें क्लियरली अलग से मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके अलावा बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, ठीक है, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और रिडम्पशन और कन्वर्जन के साथ हमें बताना होगा। ठीक है, देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या गया जी, कोई ट्रेड पेबल्स हैं या अदर हो गए। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या हो गया, कोई एम्प्लॉय बेनिफिट के रिगार्डिंग प्रोविजन हो गई या इसके अलावा कोई और हो गई। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, यहाँ पर भी बताना होगा कि भाई बैंक से है या अदर पार्टी से है। ठीक है, लोन एंड एडवांसेस रिलेटेड पार्टी से है, वो आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको चलिए आ जाते हैं हम लोग, तो देखिए ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड पेबल्स हमें बताने होंगे इस अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years, मोर देन 3 years, इस तरीके से अलग से हमें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अब आप इतना मत डरिएगा कि इतना कुछ आएगा, नहीं, एक्चुअली में इतना नहीं आता होता। ठीक है, और इसके अलावा कोई अदर करंट लायबिलिटी हो जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी में क्या हो गया जी, आओ, अगर डिविडेंड अनपेड है, रिसीव इन एडवांस इनकम है, ठीक है, और एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन द रिसीव फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट कोई अगर है ना। पीपी में मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, सारी की सारी आ जाएंगी एसेट्स। इंटेंजिबल में भी बताई दी आपको, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, लाइसेंस, है ना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। हम्म। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ गया जी आपका, इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टी में करी है, कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में करी है, किसी प्रेफरेंस शेयर में करी है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करी है, ठीक है, या डिबेंचर या बॉन्ड्स में करी है, म्यूचुअल फंड में, या फिर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगा दिया है, तो ये सब आ जाएगा हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है जी, चलिए अब आगे हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा ये, अदर नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, तो इसमें हमें ट्रेड रिसीवेबल में हमें इस तरीके से बताना होता है कि कोई आउटस्टैंडिंग जो है वो कितने समय से आउटस्टैंडिंग है। अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल है वो 6 महीने से कम वाला है, वो बताना है 6 महीने से कम वाले कितने हैं, 6 महीने से ज़्यादा वाले और 1 साल तक वाले हैं अगर। ठीक है, मतलब आपको मोस्टली क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 6 महीने से, मोस्टली सिंपल लिखा होगा ट्रेड रिसीवेबल। जब सिंपल लिखा है ट्रेड रिसीवेबल तो हम लोग मान के चलेंगे कि नॉट मोर देन 6 मंथ है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा होगा ट्रेड रिसीवेबल या डेटर कि ये जो है आउटस्टैंडिंग है 7 महीने से 8 महीने से, तो फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए टोटल डेटर हैं 1 लाख रुपए के, तो उन्होंने बोला कि ये 10,000 रुपये के डेटर हैं जो पिछले 8 महीने से बकाया खड़े हुए हैं, आउटस्टैंडिंग खड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10,000 आउटस्टैंडिंग वाले हैं, अब दिखाएंगे, दो सब कैटेगरी बना देंगे। पहली ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट जो डेटर हैं नॉट मोर देन 6 मंथ, ड्यू फ्रॉम नॉट मोर देन 6 मंथ, दैट इज 90,000, और ड्यू अबव 6 मंथ, दैट इज 10,000, दैट्स इट। ठीक है जी, और 1 से 2 साल से अगर बीच में ही है कोई, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया किसी को, तो अगर है क्वेश्चन में वो भी है तो तीसरी कैटेगरी बन जाएगी। अगर 2 से 3 साल के बीच में है तो एक और कैटेगरी ऐड ऑन हो जाएगी, और लास्ट 3 साल से ज़्यादा अगर हो गए हैं किसी को तो उसके लिए अलग कैटेगरी बन जाएगी।
ठीक है जी। ऐसे ही करंट इन्वेस्टमेंट में आ गया जी। हम्म। और इन्वेंट्रीज में आपकी सारी इन्वेंट्री इकट्ठी आ जाएंगी, चाहे आपका रॉ मटेरियल है, चाहे आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, चाहे आपका फिनिश गुड्स है, या फिर कंज्यूमेबल्स वगैरह हैं, स्टोर्स वगैरह हैं, स्पेयर्स, ठीक है, लूज टूल वगैरह, वो सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है जी। और गुड्स इन ट्रांजिट हैं, ठीक है, तो वो भी इधर ही आ जाएगी। अब ट्रेड रिसीवेबल, सेम यहाँ पर भी वही सिस्टम है। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म में भी सेम वही सिस्टम है जो लॉन्ग टर्म वाले में था, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने से कम, 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 30 साल, 3 साल से अब वाला। ठीक है जी। चलिए। और कैश एंड कैश इक्वलेंट में आपको पता है कैश में क्या आ जाता है, कैश इन हैंड, और जो डिमांड सेविंग, डिमांड डिपॉजिट, सॉरी डिमांड डिपॉजिट्स, वो कैश में हो गया। और कैश इक्वलेंट में हमारा क्या हो जाता है, कैश इक्वलेंट में जो हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करी हुई है, ठीक है, नॉट मोर देन 3 मंथ्स वाली, वो कैश इक्वलेंट का मतलब होता है। पर यहाँ पर हमारे को कैश एंड कैश इक्वलेंट में क्या क्या आ गया जी, सबसे पहले में बैंक बैलेंस आ गया, चेक्स वगैरह कोई ड्राफ्ट वगैरह हैं, ठीक है, कैश इन हैंड आ गया, और कोई बैंक बैलेंस हैं, ठीक है, और बैलेंसेस विद द बैंक टू द एक्सटेंट हेल्ड एज मार्जिन ऑफ मनी या सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरिंग है। ठीक है जी। कोई रीपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन है, वो भी हमें बताना है। और बैंक डिपॉजिट्स है 12 महीने से ज़्यादा की मैच्योरिटी है, वो भी हमें अलग से दिखानी है। ठीक है जी। इसमें आपको और कुछ पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है जी। अब चलिए, अब हम चलेंगे सीधा ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है जी। चलिए, अब हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। ठीक है जी। तो इसको अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि पहले लर्निंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन फिर आपको धीरे धीरे सम करते जाओगे तो और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बनता जाएगा। तो आपको अगर पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद हो, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हुआ करता था, लेफ्ट साइड डेबिट साइड आपके एक्सपेंडिचर हुआ करते थे, क्रेडिट साइड आपकी इनकम। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट से ही शुरुआत करें तो, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से अगर शुरुआत करें तो डेबिट साइड हमारे क्या हो जाया करते थे, डेबिट साइड हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, देन परचेजेस हो गया, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, बाई साइड सेल, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर, जीपी। ये हो गया जी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। देन आता था पी एंड एल में बाय जीपी, बाय कोई डिस्काउंट रिसीव या कमीशन रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव, वो आ जाया करता था। और डेबिट साइड ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके अलावा कोई डेप्रिसिएशन आ गया, कोई फाइनेंस कॉस्ट है वो आ गई। ठीक है। और इसके अलावा कोई प्रोविजंस होती थी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह, वो सब कुछ आया था। बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आया करता था। ठीक है जी। ऐसे ही होता था सारा कुछ। अब यहाँ पर बहुत इन्होंने यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट में हो गया है, सीक्वेंस वही चलेगा, सिस्टम वही चलेगा। अब पहले क्या आ गया, मिक्सअप होने की बजाय, एक्सपेंसेस और इनकम साइमल्टेनियसली चलने की बजाय यहाँ पे सीक्वेंस में चलेगा स्टेटमेंट। तभी क्या नाम दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट बताई गई है। ठीक है जी। तो अब इस स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगा जी, इनकम्स आ जाएंगी। ए पोर्शन में क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएंगी। अब इनकम में क्या क्या आ गया जी, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया जी। ठीक है जी। कुल मिला के सिर्फ दो ही चीज़ें आएंगी हमारी इधर। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या है, अगर कोई गुड्स सोल्ड करने वाला है तो गुड्स, सेल ऑफ गुड्स से जो पैसा आया, ठीक है, क्रेडिट सेल, कैश सेल, जो भी है वो आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल, कैश सेल। ठीक है। उसके बाद आपका कोई सर्विस सेक्टर है तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, ठीक है, और इसके अलावा कोई और जो भी सेल सेल का पार्ट है, ठीक है, वो आ जाएगा। उसके अलावा अदर इनकम में क्या गया, वही डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, या फिर कोई शेयर ट्रांसफ़र फीस रिसीव हुई है ना, कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कोई शेयर ट्रांसफ़र फीस रिसीव हुई है, छोटी मोटी मतलब इनकम जो है वो अदर इनकम में आ गई, है ना, जो मेन पार्ट नहीं है, मेन बिजनेस हमारा ऑपरेशन नहीं है। जो मेन बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा आया वो
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। इसके अलावा कोई पैसा छोटा मोटा आया है, अगर हमारा बिजनेस ही कमीशन का है, ठीक है, हमारा बिजनेस ही कमीशन पे काम करने का है, तो जो कमीशन आई वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी, ना कि अदर में आई फिर वो, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आ गया जी, सबसे पहले जो मेन हमारा बिजनेस ऑपरेशन है उससे पैसा जो आया दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके अलावा कोई अदर आई, अदर डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव या शेयर ट्रांसफ़र फीस हो गई, वो आ गई, ठीक। और इन दोनों का टोटल किया तो ये बन गया टोटल ऑफ ए हमारा टोटल ऑफ इनकम। अब उसके बाद आते हैं जी एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या है जी, नंबर एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है जी। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है ये कैसे आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारा। नंबर एक आ गया जी हमारा, सिंपल हम लोग लेते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या गया जी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हम मटेरियल परचेज करते हैं जो रेडी फॉर सेल होता है, रेडी फॉर सेल होता है, ठीक है जी, उसको हम, वो आ जाएगा हमारा सेकंड कैटेगरी में, ठीक है जी, वो आ जाएगा हमारा सेकंड कैटेगरी में जो रेडी फॉर सेल होता है, ठीक है। जो मटेरियल रेडी फॉर सेल होता है मतलब रेडीमेड गुड्स हम परचेज करते हैं, जो रेडीमेड गुड परचेज करते हैं उसको हम आगे क्या कर देते हैं, एज इट इज बेच देते हैं, ठीक है। तो वो क्या गया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरे नंबर पे क्या गया जी, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स। अब इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब आपको पता है अगर पॉजिटिव आ गया मतलब तो फिर एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा, अगर नेगेटिव आ गया तो माइनस हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए अगर आपके पास फिनिश गुड्स जो हैं ओपनिंग वाले कितने हैं 1000, क्लोजिंग कितने हैं 1500। अब आपको पता है हम ओपनिंग को, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, ओपनिंग को क्या मानते हैं एज एन एक्सपेंसेस, क्लोजिंग को क्या मानते हैं एज एन इनकम। अब यहाँ पर देखा जाए क्लोजिंग स्टॉक आपका ज़्यादा है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स ज़्यादा है कितना 500 के साथ, तो 500 रुपीज़ क्या हो गई हमारी इनकम बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस में ले लेंगे, है ना। इनकम बढ़ गई, या फिर शो करो, या फिर क्या करो, ठीक है, या फिर बोल सकते हो खर्चे कम हो गए। तो ये चेंजेस इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है। और सेम इसी तरीके से वही वर्क इन प्रोग्रेस में भी और स्टॉक इन ट्रेड में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेम ही है, इकट्ठा ही है, ठीक। देन आ जाएगा जी हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सबसे मेन। तो पहले नंबर पे क्या हुआ, नंबर एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नंबर टू परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नंबर थ्री चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, नंबर फोर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है।
और नंबर 5 फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है जी। तो चौथे नंबर पे क्या है जी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें क्या आ गया जी, वेजेस आ गया जी, सैलरीज आ गई, कोई वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए, कोई स्टाफ वेलफेयर के लिए फंड में से फंड में पैसा डाला है। ठीक है, कोई वेलफेयर एक्सपेंसेस करवाए एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करवाया। ठीक है, ईएसआई में पैसा जमा करवाया। वो सारा कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। उसके बाद आ गया जी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ गया जी, इंटरेस्ट आ गया, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नंबर 6 पे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन वर्ड जो है आपको पता है किसके लिए यूज होता है, डेप्रिसिएशन वर्ड जो है वो टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है, और अमोर्टाइजेशन वर्ड किसके लिए यूज होता है, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। ठीक है जी, तो ये आ गया जी। उसके अलावा नंबर 7 पे क्या आ गया जी, इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस बचे, चाहे वो अपना प्रोविज़न फॉर बैड डेट है ना, बैड डेट्स हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ें एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे इधर। तो कुल मिला के एक्सपेंसेस की हमारी 7 कैटेगरीज हो गई। ठीक है जी, 7 कैटेगरीज हो गई। अब जरा पहले यहाँ तक सुनिए, ये जो एक्सपेंसेस में से इनकम लेस करा, इनकम में से थोड़ी एक्सपेंसेस लेस करे, तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब ये क्या होता है, इससे पहले हम चर्चा करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, फटाफट क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमारा क्या गया, ए सेक्शन में इनकम्स आ गई। इनकम सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड थी। इनकम सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड थी। पहली कैटेगरी क्या है जी, पहली कैटेगरी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन सी चीज़ें आ गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वो सारी चीज़ें आ गई जो क्या है, हमारा मेन बिजनेस ऑपरेशन था। गुड्स सोल्ड करी, क्रेडिट पे, कैश सेल, है ना। और इसके अलावा अगर कोई हमारा सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करी, है ना, सर्विसेज से रेवेन्यू आई, कोई रिपेयर, अपना कोई मान लीजिए मेंटेनेंस, या फिर कोई हम इस तरीके की अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके पैसे आ गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन किसी से टोटल ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो कुछ बच्चे एक्सटेंशन करवाते हैं। ठीक है, क्लासेस परचेज किया, वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया। तो उसके बाद वो एक्सटेंड करवा लेते हैं, कई बच्चे एग्जाम दे नहीं पाते टाइम पर, तो उन्होंने डिले करवा लिया, अपना एक्सटेंड करवा ली, 6 महीने की वैलिडिटी बढ़वा ली। तो उसके लिए जो भी चार्जेस लगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही आ गया। ठीक है, पेन ड्राइव्स बाय करी, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गई। ठीक है, उसके अलावा अदर इनकम। अदर इनकम, अदर इनकम में क्या क्या हो गया जी, कोई भी डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, या फिर कोई शेयर ट्रांसफ़र करें, एक शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफ़र करे, तो वो शेयर ट्रांसफ़र फीस आ गई। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को टोटल किया तो टोटल इनकम आ गई। अब शुरू हो गया जी हमारा एक्सपेंसेस का दौर। एक्सपेंसेस में कुल मिला के कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था हमने, 7। ठीक है जी, 7 कैटेगरी थी। 7 में से एक कैटेगरी तो आप छोड़ ही दीजिए, कौन सी वाली, अदर एक्सपेंसेस वाली छोड़ दीजिए। अदर एक्सपेंसेस वाली, है ना, लास्ट 7वें नंबर पे है, बाकी बची 6। बाकी 6 में से भी देखा जाए, जो पहली 3 थी वो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग थी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या पढ़ा हमने, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो ये आ गया जी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आ गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में कौन सी आ गई, जो फिनिश गुड्स, जो रेडीमेड गुड्स हमने परचेज करी बेचने के लिए आ गए। ठीक है जी, वो आ गई हमारी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। तीसरे नंबर पे हमारा आ गया चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस है, चाहे वो फिनिश गुड्स है। ठीक है, तो वो क्या आएगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। दूसरे नंबर पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरे नंबर पे चेंजेस इन इन्वेंट्रीज आ गया। ठीक है, अब खर्चों का दौर शुरू हो गया जी। तो पहले 3 इन्वेंट्री के ऊपर, इस तरीके से याद कर सकते हो, पहले 3 इन्वेंट्रीज के ऊपर, अगले 3
एक्सपेंसेस के ऊपर, ठीक है जी। पहले 3 इन्वेंट्रीज के ऊपर, अगले 3 एक्सपेंसेस के ऊपर, 7वां एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये आसान तरीका है याद करने का, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या था जी, फटाफट रिकॉल करते हैं एक्सपेंसेस में। पहले नंबर पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरे नंबर पे क्या था हमारा, पहले नंबर पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरे नंबर पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरे पे चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ठीक है जी। अब आते हैं जी एक्सपेंसेस के 3। एक्सपेंसेस में पहले नंबर पे जो सबसे मेन खर्चा किस चीज़ का होता है, एम्प्लॉयज़ वगैरह का खर्चा होता है। तो चौथे नंबर पे क्या गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारा नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। और 6वें नंबर पे हमारा हो गया जो एक कह सकते हो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस होता है, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हो गया जी, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और लास्ट में अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा जो एक्सपेंसेस कहीं नहीं है वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के फटाफट 10 सेकंड में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, ये हो गया टोटल इनकम, देन उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या हो गया, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। दूसरे नंबर पे हमारा क्या हो गया जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरे नंबर पे हो गया हमारा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। चौथे नंबर पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर फाइनेंस कॉस्ट के बाद हमारा हो जाएगा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ठीक है, जो लास्ट अदर एक्सपेंसेस। चलिए ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये मैं आगे जाके आपको एक्सेल में से बनाता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। एक्सेप्शनल आप कह सकते हो या फिर छोटी सी एग्जांपल लिख लीजिए। एक्सेप्शनल में आप ले सकते हो कि जो चीज़ें, ठीक है, जो है तो बिजनेस का ही पार्ट है, ठीक है, बट वो है होती कभी कभी एक्सेप्शनल है, ठीक है, एक्सेप्शनल होती हैं। जैसे कि मान लीजिए लॉकडाउन हुआ 2021 में, 2020 में, ठीक है, जब कोरोना आया था। तो उस समय आपको अगर याद होगा तो बहुत सारे बिजनेस कुछ दिन के लिए बिजनेस क्लोजर हो गया, तो उनके कुछ खर्चे तब भी हुए होंगे, ठीक है। वो काइंड ऑफ क्या है, वो एक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस हैं जो कभी कभी होया करते हैं, ठीक है, जो हैं तो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई लिटिगेशंस वगैरह का केस हो गया, लिटिगेशन वगैरह के खर्चे हो गए, ठीक है, तो वो आप कह सकते हो एक्सेप्शनल आइटम्स होती हैं। और इसके अलावा, ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम लेस की तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, देन हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेस करी, देन वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, टैक्स लेस करेंगे, ठीक है, टैक्स लेस करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा जी हमारा, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा जी, ठीक है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से आपको बस ये कंटिन्यू ऑपरेशन, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, ये आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली में हमारे नहीं आता, ठीक है। तो ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, देन ठीक है डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो ये ईपीएस आ जाएगा, आपको अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, ठीक है जी। देखो ना, उसके अगर हम लास्ट में बात करें कि जो हमारे, जैसे हमने बात करा कि एक्सेप्शनल आइटम है, एक्सेप्शनल में मैंने आपको क्या बोला कि जो एक्चुअली में क्या है तो बिजनेस नेचर की हैं, बट होती कभी कभी, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके लिटिगेशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, कोई लिटिगेशन वगैरह चल रहा है, कोई उसकी सेटलमेंट हुई है, उसके रिगार्डिंग हमने एक्सपेंसेस अराइज हो गए, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप कह सकते हो, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करिएगा, जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई किसी चीज़ की एप्लीकेशन होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि डेप्रिसिएशन चैप्टर था, ठीक है, डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो डेप्रिसिएशन, जो चेंजेस डेप्रिसिएशन मेथड में हैं, वो एक तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ करती हैं और एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ करती हैं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आज से ही उसका इफेक्ट लागू होगा, चालू होगा, ठीक है। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब फ्रॉम द बैक डेट, ठीक है, बैक डेट से डेप्रिसिएशन जो है होगा, ठीक है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो एप्लीकेशन होती है उसकी वजह से जो एक्सपेंसेस रेज हुए, दैट इज कॉल्ड, हमारे कौन से हैं वो एक्सेप्शनल आइटम है। अब उसके बाद अगर हम बात करें ये हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कौन से, जो ऑर्डनरी आइटम नहीं, ऑर्डनरी एक्टिविटी नहीं है। इसका बहुत इजीली आपको एक्चुअली में एएस हमारा जब 5 आएगा, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो वहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको पढ़ने को मिलेगा। बट फिर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बता देता हूँ आपको यहाँ पर क्या है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में हमारे आ जाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई अपना अर्थक्वेक वगैरह आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह कोई आ गया, या फिर कोई अपना उसके रिगार्डिंग कोई इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह उसके आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी अदर देन ए फाइनेंस कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूड्स सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई ग्रांट या डोनेशन रिसीव होती है, ग्रांट या, ठीक है, ये कौन सी सिर्फ रेलिवेंट कौन सी है, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी के लिए, ठीक है, कोई भी ग्रांट या डोनेशन वगैरह रिसीव होती है वो आ जाएगी। ठीक है, देखा जाए तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए ये हो गई हमारी कौन सी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गई। ठीक है, और इसके अलावा कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम हुई है, ठीक है, उसमें से लेस कोई एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो हो जाएंगे। और फाइनेंस कंपनी के रिगार्डिंग है तो उसका आपको पता है इंटरेस्ट या फिर कोई अदर फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह हैं वो उनकी इनकम का ही पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग सोचते हैं, हाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम लोग सोचते हैं फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ही सिर्फ और सिर्फ है। फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ मान लीजिए कि आपने बैंक लोन लेना है, ठीक है, एक बैंक लोन लेना है, बैंक लोन लेने के लिए जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो बैंक लोन को, क्या सिर्फ वही फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल गलत है सर। क्यों? क्योंकि अब जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन फीस होती है ना, फाइल चार्ज जिसको बोलते हैं, फाइल चार्जेस जो होते हैं अप्रॉक्सीमेट 0.4%, 0.3, 0.5% अलग अलग होते हैं, और लोन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो वो जो आपके फाइल चार्जेस लगते हैं दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। अब उसके लिए आपने किसी सीए को अपॉइंट किया, ठीक है, लोन अप्लाई करने के लिए, तो उसने जो फीस ली, उसने जो पैसा लिया, चार्जेस लिए, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अब आपने उस लोन को अपना वैल्यूएशन कराने के लिए जो पैसा खर्च हुआ आपका, ठीक है, जो मान लीजिए बीच में कोई एजेंट वगैरह कोई और पर्सन आपने कोई फाइल तय करने के लिए सीए से जो आपने चार्जेस पे किए उसे, तो वो सारे एक्चुअली में फाइनेंस कॉस्ट का ही पार्ट है। ठीक है ना, तो वो एक्चुअली में आपका पैसा जो खर्च हुआ था वो अमाउंट रेज करने के लिए आपका जो खर्चा हुआ है वो हो गया, है ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। और अदर इनकम में मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, है ना, शेयर ट्रांसफर फीस है, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट या लॉस कहते हैं इन्वेस्टमेंट भी हो गया वो आ जाएगा। ठीक है, और एम्प्लॉय बेनिफिट में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, एम्प्लॉय की सैलरी, वेजेस वगैरह हो गया, है ना, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ईएसआई फंड, ईसॉप आ गया, ठीक है जी, और ईएसपीएस आ गया, स्टाफ वेलफेयर, देन डेप्रेशन एंड अमोर्टाइजेशन तो बता ही दिया था, वो तो कैटेगरी हमारी। ठीक है जी, हाँ, अदर एक्सपेंसेस में हमारे आ गए ये पेमेंट टू ऑडिटर फीस हो गई, है ना, और आपका बताने वाला है, बाकी आप मत पढ़िए। दैट्स इट, बहुत है जी, सफिशेंट है। ठीक है जी, ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया अभी फर्स्ट लेक्चर में, किस चीज़ का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मोटा मोटा अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दोबारा रिवाइज करें, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लास्ट में विद इन लास्ट 2 to 3 मिनट रिवाइज करें, तो सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्या पढ़ा जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने पढ़ा सबसे पहले क्या होती हैं जी, इनकम्स। इनकम में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, है ना, इनकम में हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं। वो कौन सी दो चीज़ें होती हैं जी हमारी, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
दूसरी अदर इनकम होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, दो हो गया जी, ये टोटल इनकम हो गई। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में हमारे पास 7 आइटम्स होती हैं, 7 आइटम में से 7th आइटम अदर एक्सपेंसेस है, ठीक है जी। और पहली 3 आपको बताया था इन्वेंट्री के रिगार्डिंग है, पहला क्या है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा आपका है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। अगले 3 एक्सपेंसेस के ऊपर हैं। एक्सपेंसेस में से पहला क्या है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, दूसरा क्या है हमारा फाइनेंस कॉस्ट, चौथा और तीसरा क्या है हमारा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, सातवां है हमारा क्या अदर एक्सपेंसेस। तो ये हो गया सेक्शन ऑफ बी। तो ए में से मतलब इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किए तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर हमने माइनस किया एक्सेप्शनल आइटम, फिर हमने माइनस ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो माइनस किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लास्ट में हमने टैक्स लेस किया तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और फिर लास्ट हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट 2 कैटेगरी में है, लाइबिलिटी और एसेट्स। लाइबिलिटी में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में 3 चीज़ें थी हमारे पास, ठीक है जी। शेयर होल्डर फंड्स में हमारे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरे नंबर पे मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर नंबर 2 पे शेयर होल्डर फंड्स के बाद हमारा क्या था शेयर एप्लीकेशन रिसीव अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या था नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले क्या था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी, फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग के अलावा डेफर टैक्स लाइबिलिटी, देन हमारी क्या आ जाती है अदर करंट लाइबिलिटी, देन करंट अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग सॉरी, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, यह है कि लाइबिलिटी का टोटल। देन हमारे पास एसेट्स, एसेट्स में सिर्फ 2 ही कैटेगरी थी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है जी। तो अगले लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, सम करते करते बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।